सबसे पहले आप सबको शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसा कि आप लोग की जानकारी में है कि शाम के सत्र में कम से कम 2 कक्षा की वीडियो आप तक जाती है और कभी करंट के रूप में, कभी विविधा के रूप में और कभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में आप तक पहुंचती है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को भी आप तक पहुंचाई जाती है। हालांकि मैं समझता हूं कि उस महत्वपूर्ण टॉपिक में लिखाने की ज़रूरत होगी, लेकिन लिखवाने के लिए तो ऑलरेडी कक्षा होगी ही। और चूंकि इसका उद्देश्य है कि आप चलते फिरते आप उसको एक बार देख लीजिए, फैक्ट से परिचित हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट का कंपाइलेशन होता है। तो स्पष्ट है कि वो आपके लिए यूजफुल होगा कि किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसके पहले आपका एक बेस बना होगा, तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। उस कक्षा का उद्देश्य यह कतई नहीं है कि आपको हर पॉइंट्स को धीरे धीरे लिखाया जाए, तब तो जितनी बातें आधे घंटे में या 25 मिनट में की जाती है, उतनी बातों को करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। और 2 घंटे यूट्यूब पे वीडियो देखना मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदाकारी हो। उससे अच्छा है कि आप उसको वीडियो को बढ़ाकर 2 बार 3 बार सुन लें, उन तथ्यों से परिचित हो जाए और फिर पुस्तक का अध्ययन करें। तो हमारे उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं, जो मैंने आपको जानकारी में दिया। ऐसे विशेष आप सभी लोग ज्ञानी हैं और समझते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ये आपको सिलेक्शन करना है कि आपको वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है। अनावश्यक मैसेज करने या कमेंट करने से ये आपके जो संस्कार हैं उसको परिलक्षित करता है कि आप किस प्रवृत्ति के, किस दृष्टिकोण के लोग हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका पालन करेंगे। सबसे पहले आज 20 क्वेश्चंस और कम से कम 40 से 50 मौखिक तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होंगे, आपको आज उसकी जानकारी मैं दूंगा। और उस मौखिक तथ्यों को 2-3 बार, जो कमिंग परीक्षा है, क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन करते ही हैं, ऑलरेडी ऑनलाइन में भी विस्तृत कक्षा 2.5 घंटे की कक्षा जो दूर के हैं वो करते ही हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्हें उनके लिए हर काम किया ही जाता है और वो उसको रिवीजन करते रहे। पीडीएफ भी मैं भेज ही देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको कठिनाई होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1613 में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित करने का फैसला किया था? तो सूरत में। ऐसे तकनीकी कारणों से यहाँ स्थापित नहीं हो पाई थी और वह मछलीपट्टनम में सबसे पहले दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री खुली थी। उसका नाम था मछलीपट्टनम, याद रखिए। दक्षिण भारत में भी दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री थी, ये पहली फैक्ट्री। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत पर ब्रिटिश वर्चस्व के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत की थी? तो ब्रिटिश वर्चस्व की सुदृढ़ीकरण की शुरुआत तो बक्सर के पलासी के युद्ध से ही होती है, जो 1757 ईस्वी को हुई और यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा। ऐसे स्थापित हुआ बक्सर के लड़ाई में 1765 में, और उसके बाद बंगाल में श्वेत शासन की स्थापना हुई। बंगाल में श्वेत शासन की स्थापना हुई। श्वेत शासन की स्थापना हुई, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन ब्लू स्टार नीति से संबंधित है? तो डी अल्मीडा ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, जिसको ध्यान में रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश शासन के संस्थापक माने जाते हैं और डुप्ले को फ्रांसिस साम्राज्य के संस्थापक के रूप में और सहायक संधि के जनक के रूप में इन्हें हम लोग मानते हैं। सहायक संधि के जनक के रूप में हम लोग डुप्ले को मानते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और जबकि रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 4,
फ्रांसीसी दक्कन में सत्ता स्थापित करने के लिए विफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों के पास एक मजबूत सेना थी और अंग्रेजों के पास नौसेना भी थी और पॉलिटिकल समर्थन भी था। तो इस कारण से सही उत्तर अंग्रेजों के पास एक मजबूत सेना, इस विकल्प के अनुसार यही होगा। ध्यान रखिए, फ्रांसीसी दक्कन में मतलब दक्षिण भारत में सत्ता स्थापित करने में विफल रहे क्योंकि अंग्रेजों के पास एक मजबूत सेना थी। ध्यान रखेंगे। बीडी सावरकर में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिनव भारत की नींव रखी थी, तो यह ध्यान रखिएगा, बीडी सावरकर अभिनव भारत की नींव रखी थी। और मेजनी की जीवनी इन्होंने लिखी भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के लिए। तीसरा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है कि नहीं। और चौथा, ब्रिटिश कैद से बचने के लिए नौकायन की जहाज से कूदकर जान दी थी। इसमें इस विकल्प के अनुसार एक सही होगा। दूसरा, मेजनी की जीवनी इन्होंने नहीं लिखी थी। दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इन्होंने लिखा था, जो ध्यान रखिए। और कूदकर इन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, तो ये एक विकल्प हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस विकल्प के अनुसार 1 और 3 और 4, ये 3 सही है, 2 आपका सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। मतलब इस विकल्प के अनुसार बी होगा इसका आंसर, बी। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने किया था। एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति, एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसको ध्यान रख सकते हैं। तीसरा नहीं, 7वां, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार सजावे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, 16वीं सदी में थे ये। राजा राम मोहन राय ये 19वीं सदी के तीसरे दशक के लीडर थे, तीसरे दशक के लीडर थे और भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी थे। स्वामी विवेकानंद ये 19वीं सदी के अंतिम दशक के लीडर थे, 1893, याद रखिएगा, अंतिम दशक में थे। और दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के 8वें दशक के लीडर थे, 8वें दशक के लीडर थे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सजा सकते हैं, 1 2 4 और 3, 1 2 4 3। इसके अनुसार 1 2 4 3 होगा, जो ध्यान रखें। यह कभी नहीं भूलेंगे कि तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखे और ग्रियर्सन के शब्दों में ये करोड़ों हिंदुओं का बाइबिल के रूप में माना जाता है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर के दरबार में कभी नहीं रहे। अकबर के समकालीन थे लेकिन अकबर के दरबार में कभी नहीं रहे, इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करने वाले और रूढ़िवाद का समर्थन करने वाले बंगाली नेता राधाकांत देव थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के दृष्टि से ऊंचे स्तर में विशेषकर ध्यान रखें। निम्नलिखित महापुरुषों में किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। एनी बेसेंट के विषय में सत्य चुनना है, तो एनी बेसेंट के रूप में जो सत्य चुनना है तो एक तो होगा। हालांकि शुरुआत तिलक ने की थी, लेकिन यहाँ शुरू करने के लिए जिम्मेदार तो ये था, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक ब्लावत्स्की और ओलकाट थी। ब्लावत्स्की और ओलकाट थी। एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, या यूं कहिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। इसका आंसर होगा 1 और 3, तो 1 और 3 में आंसर सी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वदेशी शिल्पकारों उद्योगों का पुनरुत्थान करने का श्रेय मिला, बिल्कुल ठीक। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना हुआ, ये भी ठीक है, अरविंद घोष के नेतृत्व में। और इस तरह से ये दोनों चॉइस ठीक है, तो 1 और 2 दोनों ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित सूची का सुमेलित करें। अब काल है, तो काल के कौन थे? परांजपे, ठीक है, 1 का 4। बंगाली है तो बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्र प्रिंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले थे। और सोम प्रकाश द्वारकानाथ थे। तो इस तरह से इन चीजों को, इन तथ्यों को याद करके रख सकते हैं। इसके अनुसार ये विकल्प आपका सही होगा। स्वदेश वाहिनी के संपादन किसने किया था? के रामकृष्ण पिल्लई। इसको कॉपी में नोट भी कर लेंगे। स्वदेश वाहिनी काफी इंपॉर्टेंट पत्रिका थी जिसका संपादन के रामकृष्ण पिल्लई ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखते हैं? हकीम अजमल खां रखते थे, फिरोज शाह मेहता रखते थे, सीमांत गांधी, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नेतृत्व किया था, तो ध्यान रखें। और साथ ही इन्होंने लाल कुर्ता आंदोलन या रेड शर्ट आंदोलन भी चलाया था, तो ये भी रखते थे। सर सैयद अहमद खां इसका सही विकल्प होगा, ठीक है, जो मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। जो मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने यह व्यक्त किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा? तो ये जितने हैं, ये 1916 ईस्वी में यह नारा दिया गया था। तो लखनऊ सत्र 1916, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच समझौता हुआ। गरम दल और नरम दल भी मिले थे, इसलिए इसे लखनऊ समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे याद करके रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, गलत है। पहली महिला अभी थोड़ी देर पहले देखे एनी बेसेंट थी। ये पहली भारतीय महिला थी, ये पहली भारतीय महिला थी, ये पहली भारतीय महिला थी, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सीआर दास जिस समय जेल में थे, कांग्रेस का अध्यक्षता भी उन्होंने किया था, तो ये ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष मानने पहले अंग्रेज भीम, ये तो कभी अध्यक्ष बने भी नहीं, महासचिव रहे 20 वर्षों तक, 1885 से लेकर 1905 तक। और ये कांग्रेस के संस्थापक भी थे, ये कांग्रेस के संस्थापक भी थे। ठीक है, अल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से 2 और 4 सही होगा, जो ध्यान रखिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी 1905 में, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले पहले नेता बाल गंगाधर तिलक थे, तो ये भी ध्यान रखिए। मैडम भीखाजी कामा और बरकतुल्ला BS अय्यर और MN राय, इनके विषय में एक मात्र कथन जो सबसे कॉमन है वो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न देशों में काम कर रहे थे भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों के रूप में। आंसर जो सी है वही इसका सही होगा, और सभी आंसर सही नहीं है, तो ध्यान रखें। कौन कौन? भीखाजी कामा, ये भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ के रूप में भी हम लोग जानते हैं, और स्टुटगार्ट में इन्होंने सबसे पहले तिरंगा भी फहराया था। इस कारण से भी हम इन्हें याद करके रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय क्रांति की जननी, अभी मैंने कहा कि भीखाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं, और स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा भी फहराया था।
तिरंगा भी फहराया था। तो ऐसे तथ्यों पर आपकी विशेष नजर होनी चाहिए जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 20 क्वेश्चन के बाद थैंक यू है, लेकिन थैंक यू से पहले ध्यान रखिएगा कि कई ऐसे तथ्यों की मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा मौखिक रूप से, जिसे आप याद रखें, और मैं आपके लिए उसका कलेक्शन करके लाया हूँ कि यदि आपसे परीक्षा में पूछे कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसे अपने वजीर के दर्द से वो दिल्ली में दाखिल नहीं हुआ, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। तो याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। ये अपने वजीर के डर से दिल्ली में दाखिल नहीं हुआ था, दाखिल नहीं हुआ। दूसरा तथ्य है कि यह भी ध्यान रखें कि पुर्तगाली उपनिवेश के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे। तो अभी नाम सुना होगा डी अल्मीडा, तो उन्हें याद रखेंगे, जो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए भी जाने जाते हैं। और यह भी ध्यान रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो पुर्तगाली करता था। ठीक है, हुगली का प्रयोग समुद्री डकैती के लिए कौन करता था, तो पुर्तगाली करते थे। यह भी ध्यान रखेंगे कि वो पहला अंग्रेज कौन सा था जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, 400 मनसब दिया था, तो हॉकिंस उसका नाम था। तो उन्हें भी याद करके रखेंगे। और बाद में फिर सर थॉमस राय आए थे, तो वो तो याद करके रखना ही है। यह भी याद रखेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में पहली फैक्ट्री कब बैठाई थी, तो ये कभी नहीं भूलेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिहार की हिट क्वेश्चन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपनी फैक्ट्री कब बैठाई? अपनी फैक्ट्री 1632 में बैठाई थी, जिसको ध्यान रखिएगा। ये सभी तथ्य आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर नजर रहनी चाहिए। इसी क्रम में यह भी ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक में पहला प्रयोग किया था अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए, कामयाबी नहीं मिली, कामयाबी बंगाल में मिली। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो क्या था, तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया गया था, और इस कारण से प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध हुआ था, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसे आप याद कर सकते हैं। इसी क्रम में यह भी याद रखिएगा कि बांडीवास की लड़ाई कब हुई थी, तो बांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का जो एकाधिकार था वो समाप्त हुआ था, तो यह भी ध्यान में रख सकते हैं। और यह भी ध्यान रखेंगे कि एक अंग्रेज अधिकारी थे थॉमस बेस्ट, जिसने पुर्तगाली को स्वाली नामक स्थान पर पराजित किया था। ये थॉमस बेस्ट को भी याद रखिएगा। थॉमस बेस्ट स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगाली को पराजित किया। यह अंग्रेज अधिकारी था, पुर्तगाली को पराजित किया। तो ये इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसी क्रम में यूरोपवासी जब यहाँ थे तो सोरा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो बिहार। तो ये भी बिहार की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सोरा के लिए प्रसिद्ध था, सोरा के लिए प्रसिद्ध था। और सोरा मतलब पोटासियम नाइट्रेट। तो ऐसे छोटे छोटे तथ्यों को भी आप याद करके रख सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। इसी क्रम में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। तो पूछेगा कि मोहम्मद रजा खान
कहाँ के उप दीवान बनाए गए थे? तो मुर्शिदाबाद के रॉबर्ट क्लाइव के समय में। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी थी। ये तारीख को आप याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। ठीक है, उड़ीसा की दीवानी दी। तो इन बिंदुओं को आप याद करके रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यह कहा जाता है कि रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। तो शाह शुजा से रंजीत सिंह ने, जो पंजाब का शासक था, उसने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। मैसूर का सेठ टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ये सबको सुन करके भी आप समाधान कर सकते हैं। एक श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से ही की थी। एक किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे, ठगों का उन्मूलन करने वाला एक अधिकारी था। ठगी उन्मूलनकर्ता के रूप में उसको जानते हैं। ठगी उन्मूलनकर्ता के रूप में उसे जानते हैं और उसका नाम था स्लीमैन। उसका नाम था क्या? स्लीमैन। बैकग्राउंड बना दो। ठीक है, तो स्लीमैन को नहीं भूलेंगे आप लोग किसी भी स्थिति में। यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में अभी मैंने बताया कि द्यू शासन यदि कहे, डार्की सिस्टम, हालांकि डार्की के जो कॉन्सेप्ट है वो कर्टियस ने दिया था। ठीक है, द्वैत शासन के जो कॉन्सेप्ट हैं, द्वैत शासन की अवधारणा कर्टियस ने दिया था और ब्रिटिश काल में क्लाइव ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। 1765 से 1772 तक यह डायरकी सिस्टम रही, लेकिन अंत में एबोलिश कर दिया गया। यह भी ध्यान रखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय ही बिछाई गई थी, तो भूलेंगे नहीं। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऐसे बिंदु को हर संभव स्थिति में याद करके रखिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह और अमर सिंह किया, न कभी भूलने वाला तथ्य है। और कुंवर सिंह के विषय में जानते ही हैं कि आरा जगदीशपुर उनका जमींदारी का क्षेत्र था, तो जिसे हर संभव स्थिति में याद करेंगे। कुछ क्षेत्रों में जैसे कानपुर में नाना साहब, बेगम हजरत महल, लखनऊ में, और अहमदुल्ला जो सबसे प्रसिद्ध था फैजाबाद में, मौलवी अहमदुल्ला, उसको याद करके रखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में यह भी याद रखिए कि 1857 के विद्रोह में एक उर्दू कवि थे जिनका नाम था मिर्जा गालिब, जो शेर व शायरी के लिए जाने जाते हैं और वो उसके चश्मदीद गवाह थे, तो इसे भी आप ध्यान में करके रख सकते हैं। 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें मध्यम वर्ग ने, जिसमें साहूकार ने, जमींदार ने और कई देसी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया। इसलिए कैनिंग ने कहा भी देसी रियासतों के संदर्भ में कि सिंधिया, पाटियाला, जिंद के शासक ने हिस्सा नहीं लिया, तो कहा भी गया कि ये लोग एक अवरोध के रूप में काम किया और जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित रहा। बाद में प्रिंसली स्टेट के प्रति एक स्पेशल नीति अपनाई गई, समानता की नीति, जो ध्यान रखें। 1857 के विद्रोह की प्रकृति पे कई तरह के तथ्य हैं, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा, और इसी क्रम में आउटरम जो थे, आउटरम और टेलर, वो इसे षड्यंत्र के रूप में देखा, जिसे कभी नहीं भूलेंगे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत सरकार अधिनियम इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा उसको घोषित करवाया, जिसको हम लोग नवंबर की घोषणा भी कहते हैं या क्वीन प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं। और 1857 के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन करने के लिए एक पील आयोग बना था, तो उस पील आयोग को भी याद रख सकते हैं कि पील आयोग का संबंध किससे है? पील आयोग का संबंध सेना के पुनर्गठन से, सेना के पुनर्गठन से है।
सेना के पुनर्गठन से है। तो हर संभव स्थिति में इसे याद रखने का प्रयास करिएगा। तो ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। दीनबंधु मित्र की एक नील दर्पण, दीनबंधु मित्र की नील दर्पण जिसमें नील की दुर्दशा की चर्चा की गई है, उसे भी याद रखने का प्रयास करेंगे। और पागलपंथी जो आंदोलन था उसका नेतृत्व करता करम शाह था और फराजी सरतुल्ला के अनुयायी थे फराजी आंदोलन के। हालांकि फराजी आंदोलन की शुरुआत भी सरतुल्ला ने ही की थी। कूका आंदोलन को राम सिंह ने संगठित किया था। कूका को राम सिंह ने, फराजी को शरीयतुल्ला ने और पागलपंथी को करम शाह ने। ऐसे बिंदु कभी नहीं भूले। 1875 में एक दंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दक्कन का दंगा। और दक्कन के दंगे में महाजन की जो भूमिका रही वो काफ़ी नकारात्मक थी, क्योंकि ऊंची ब्याज दर पर वो कर वसूली करता था। तो ध्यान रखें। और अति महत्वपूर्ण है इसमें कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था का जो नेतृत्व किया था बलवंत फाड़के ने किया था, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। पश्चिमी घाट में यह आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी समय इस कड़ी में बधेरा विद्रोह बड़ौदा, उसको भी आप लोग हर संभव स्थिति में याद रखें। मानव बलि प्रथा के विरोध में निषेध करने के कारण अंग्रेजों को एक विद्रोह का सामना करना पड़ा था जिसका नाम था खोंड विद्रोह, जिसमें मानव बलि खोंड देते थे, लेकिन उसका अंग्रेजों ने निषेध कर दिया और उसके कारण विरोध हुई थी। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कानू और चांद भैरव थे। और कभी नहीं भूलेंगे कि संथालों ने एक अंग्रेज कमांडर मेजर बर्रो को हराया था। संथालों ने मेजर बर्रो को हराया था, जिसे याद करके रखना है। मेजर बर्रो ने 1855-56 में। और यह भी याद रखिएगा कि इसका नेतृत्व करता सिद्धू कान्हो और चांद भैरव थे। तो हर संभव स्थिति में भूलना नहीं है, इसे याद करके रखिएगा। तो ऐसे तथ्यों को विशेष रूप से याद रखना है। मुंडा का विद्रोह 1895 में, लेकिन बाद में उत्कर्ष पे 1899-1900 में पहुंचा बिरसा मुंडा। इस विद्रोह को बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था और इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। और इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो कुटकुटी प्रथा, जो सामूहिक खेती की प्रथा थी, उसके विरोध में इस तरह की प्रथा की शुरुआत हुई थी। अंतकड़ी में 1831 में बुद्धो भगत का जो के नेतृत्व में विद्रोह था, कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ था, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। और हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। तो ऐसे विद्रोह पर आप विशेष नज़र रखें। मुझे उम्मीद है कि इतने सारे तथ्यों को मैंने आपके समक्ष आज रखा है, मौखिक और थोड़ी सी लिखित, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी काम आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा से कम 2 प्रश्न आपके निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।